भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज का हमारा विषय है हिस्ट्री ऑफ आसी। भाइयों, ये आसी शहर एक अति प्राचीन शहर है और ये हिसार से पुराना है। हिसार की स्थापना सन 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी, लेकिन उससे पहले भी आसी शहर जोनी काफ़ी बड़ा शहर था। कुछ एक इतिहासकार कहते हैं कि आसी शहर को जोनी तोमरों ने बसाया था। तोमर वही राजपूत थे जिन्होंने 8वीं सदी के अंदर दिल्ली को बसाया और उसी के आसपास जो है 8वीं सदी में ही आसी को बसाया गया, क्योंकि दिल्ली में भी तोमरों का किला था और आसी में भी किला था। तोमर राजपूतों को हरियाणा के ओरिजिनल नागरिक स्थायी निवासी माना जाता है। जो सबसे पुराने उनका निवास था। तोमरों के बाद चौहान आए और चौहानों के बाद जो है नी मुसलमान जो नी इस आसी के अंदर आए। सन 1191 की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी से जीत गया और 1192 में हार गया। उसके बाद ही 1193 के अंदर गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, नियामतुल्लाह खान और अमीनुद्दीन ने जो नी आसी के ऊपर कब्जा कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक तो दिल्ली चला गया और नेमतुल्लाह खान किलेदार बन गया और अमीनुद्दीन जो है नी वो आसी का काजी बन गया। इसी अमीनुद्दीन के वंशज ही आसी के कुतुब बने, जो आसी के 4 कुतुब हुए जो प्रसिद्ध हैं। आसी को बाबा फरीद की नगरी भी कहा जाता है। बाबा फरीद जो नी आसी के अंदर 12 साल तक रहे। उनके 3 लड़के और 1 लड़की की मज़ार भी जो नी 4 कुतुब के अंदर है। बाबा जो नी बख्तियार काकी के शिष्य थे। बख्तियार काकी जी का स्वर्गवास 1235 में हो गया और उसके बाद ही फरीद साहब जो नी वो पाकपटन चले गए। फरीद साहब का जन्म जो नी वो मुल्तान में हुआ था और उन्होंने जो है नी अपने श्लोक, अपनी कविताएं मुल्तानी भाषा में की हैं, जिसको सरायकी कहते हैं। आजकल आसी में जो मुल्तानी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के ही लोग जो 1947 में आए रहते हैं, उन्हीं की भाषा बाबा फरीद की भाषा थी। बाबा फरीद के अनेक श्लोक जो नी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर हैं और बाबा साहब ने का श्लोक है, फरीदा खाक न नींदिए, खाक जेड़ा ना कोई, जिंदियाँ पाँव तले मुइयाँ ऊपर होई। मिट्टी की जो है वो बुराई नहीं करनी चाहिए। जब तक आदमी जिंदा या पाँव के नीचे रहती है और मरते ही आदमी के ऊपर आ जाती है। जैसे कबीर साहब ने भी कहा है, मिट्टी के कुम्हार से क्यों तू रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोई। बाबा फरीद बहुत पहुँचे हुए संत थे और उन्हीं के शिष्य जो थे नी वो पहले कुतुब जो थे नी वो जमालुद्दीन हुए। कुतुब उसको अरबी भाषा में उसको कहते हैं मार्गदर्शक को, जो बहुत बड़ा विद्वान हो और लोगों का मार्गदर्शन करे। बाबा फरीद के बाद जो है वहाँ कुतुब जमालुद्दीन हुए। उसके बाद वो लगभग 1263 के आसपास भगवान को प्यारे हो गए। फिर उनका शिष्य बुरहानुद्दीन गद्दी पर बैठा। बुरहानुद्दीन, बाबा फरीद का निधन 1266 में हुआ। बुरहानुद्दीन जब गद्दी पर बैठा तो बिल्कुल बच्चा था। बाबा फरीद ने उसको गोद में लेकर कहा, लोगों का बच्चा है कि जैसे चांद छोटा होता है वो पूर्णमासी तक पूरा बड़ा हो जाता और खिल जाता, इसी तरह बुरहानुद्दीन का भी नाम चांद की तरह से, जैसे चांद की रोशनी चारों तरफ फैल जाती इसी तरह फैल जाएगा। बुरहानुद्दीन जी लगभग 1300 तक जिंदा रहे। उसके बाद उनका लड़का कुतुबुद्दीन गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन 1352 में स्वर्ग सिधार गया और उसके बाद उनका बेटा नूरुद्दीन गद्दी पर बैठा। जब फिरोज शाह तुगलक ने 1354 के अंदर हिसार की स्थापना की, यही नूरुद्दीन जी गद्दी पर बैठे थे और तुगलक साहब ने उनको कहा बा हिसार चलिए वहाँ बसिए, धर्म का प्रचार कर दिए। लेकिन नूरुद्दीन जी ने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा ये मेरे बुजुर्गों की और तपस्वियों की धरती है। जब मंगोलों ने 1398 के अंदर तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली की जनता भी त्राही त्राही कर मची, लेकिन आसी की जनता को उसने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि ये एक धार्मिक नगरी थी। सुल्तानों के समय में आसी को आसी शरीफ भी कहा जाता था और यहाँ किसी भी मुसलमान के सिवाय किसी हिंदू या किसी और धर्म के व्यक्ति को बसने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन शाहजहाँ के समय में शाहजहाँ के
जब मुगलों का राज हो गया तो जो गद्दी हुमायूं ने अपने एक सेनापति को बिंदु बेग को यहाँ मिर्जा बिंदु बेग को झांसी में बसाया और किलेदार बनाया। सांझा के समय में जो बाबा जगन्नाथपुरी के कहने से हिंदुओं को भी झांसी में बसने की इजाज़त मिली। यहाँ मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि अलाउद्दीन खिलजी का भी यहाँ राज रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने झांसी के अंदर एक दर्शनीय स्थान है बरसी गेट, उसकी 1302 के अंदर मरम्मत करवाई थी, जिसके ऊपर पारसी में एक शिलालेख लिखा हुआ है। वो शायद जो हिंदुस्तान का सबसे पुराना पारसी में लिखा हुआ शिलालेख है। इब्राहिम लोदी ने भी बरसी गेट की मरम्मत करवाई थी। ये बात 1522 की है। बरसी गेट का निर्माण 1167 के अंदर कलहन गहलोत ने करवाया था, जो कि एक चौहान राजपूतों का रिश्तेदार था। इसके मुगलों के बाद जो वो 1783 के अंदर मुगल यहाँ शासन करते थे। 1783 के अंदर इतना भयंकर अकाल पड़ा जो जिसको सन 1840 में पड़ा 40 अकाल भी कहते हैं। झांसी की आबादी कुओं और जोड़ों का पानी सूख गया। झांसी की आबादी 3000 रह गई और झांसी से चलकर बरवावा ही जो वो जनता मिलती थी, बीच के सारे गांव खाली हो गए। लोग अपने पशुओं को लेकर घर बार छोड़कर यमुना और मेरठ की तरफ चले गए। मैं यहाँ ये निसार गजटीर के अनुसार मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूँ कि हमारे जो बिश्नोई भाई हैं और बागड़ी जाट हैं वो 1783 के अंदर ही बीकानेर की तरफ से हिसार के इलाके में आकर के बसे थे, ऐसा हिसार गजटीर के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद जब ये इलाका खाली पड़ा था तो यहाँ पर जो जॉर्ज थॉमस जो एक आयरलैंड का रहने वाला सैनिक था, उसने इस पर कब्जा कर लिया और इस इलाके को झांसी को अपनी राजधानी बनाया। वो अपने आप को हरियाणा का राजा कहता था और झांसी को ही उसने राजधानी बनाया। और किले का उसने जो आज मेन गेट है वो भी कहते हैं जॉर्ज थॉमस ने बनवाया और किले का उसने मरम्मत की, सुधार करवाया। उसने झांसी के ऊपर 1798 से 1801 तक जो वो राज्य किया। उसकी बनाई इमारतें जैसे हिसार के अंदर झाज कोठी है, वास्तव में वो जॉर्ज कोठी है। झाज पुल है, वो जॉर्ज पुल है। जॉर्जगढ़ नाम का एक किला भी बेरी के पास बनवा जिसको झाजगढ़ कहते हैं। वास्तव में ये जॉर्जगढ़ था। बाद में ये किला जो है झज्जर के नवाब के नीचे आ गया, उसने इसका नाम बदलकर असनगढ़ रख दिया। जॉर्ज थॉमस जो उसने जींद और पटियाला के राजाओं को इनको भी जीत लिया था। इनके साथ कई संधियां की थी, लेकिन जींद का राजा भाग सिंह जो बड़ा कूटनीतिक था, उस टाइम इस इलाके में मराठों का जो जनरल जो था वो जनरल पैरन था, वो सिंधिया का सेना का कमांडर था। उसको रिश्वत देकर उससे मिलकर जॉर्ज थॉमस पर अटैक करवा दिया। साथ में जो जींद, नाभा, पटियाला, कैथल, लाडवा और थानेसर इन सिख राजाओं की जो सेना मिल गई। जॉर्ज थॉमस को 1801 के अंदर हरा दिया गया। 23 दिसंबर 1801 को झांसी और जॉर्जगढ़ पर जो जनरल पैरन का अधिकार हो गया और थॉमस को अंग्रेज राज्य में जाने की इजाज़त दे दी गई। वो जॉर्ज थॉमस यहाँ से चला गया। वो कलकत्ता जा रहा था ताकि वहाँ से आयरलैंड जा सके, लेकिन रास्ते में बहरामपुर बंगाल के अंदर मलेरिया से उसकी मृत्यु हो गई, जहाँ उसका टॉम्ब आज भी है। इसके बाद 1803 के अंदर जो अंग्रेजों ने इस इलाके को जो वो नवाबों के अंदर बांट दिया। जो उनके फेथफुल सैनिक थे या सेनापति थे, उनको इसे कई रियासतें बना दी, जैसे पटौदी, दुजाना, लुभारू, झज्जर और झांसी में भी झांसी के अंदर कुछ जायदाद स्किनर को दे दी, जो कि अंग्रेज सेना के अंदर कर्नल था, जेम्स स्किनर। इसलिए झांसी को स्किनर स्टेट भी कहते हैं। उन्होंने इस इलाके को पहले इलाई बेग को दिया, जो झांसी का ही मुगल था, लेकिन सिरसा के आसपास के बटियों ने, जिसे सिरसा और फतेहबाद को बटियाना कहते थे, इलाई बेग का कत्ल कर दिया। उसके बाद बम्बू खान को दिया गया, लेकिन वो भी यहाँ से जो रेवन्यू इकट्ठा न कर सका। फिर दुजाना के नवाब अब्दुल समद को ये इलाका झांसी और सिरसा तक का इलाका दिया गया। किसानों ने, रांगड़ और बटियों ने विद्रोह कर दिया और अब्दुल समद खान के दामाद और उसके पुत्र को काट डाला। उसने भी इस इलाके को छोड़ दिया
और इसके बदले में उसने जो है नी दुजाना और महराना के गांव ले लिए और अपनी रियासत को छोटा कर लिया। जब कोई भी इस इलाके को नहीं संभाल सका तो अंग्रेजों ने सीधा इस इलाके को अपने अंडर में ले लिया और उन्होंने कुछ इलाका आसी के आसपास का स्किनर साहब को भी दिया। स्किनर साहब ने ही जो घोड़ों की सेना फोर्स तैयार की थी, जिसको स्किनर फोर्स कहते हैं, जो भारतीय सेना में भी स्किनर फोर्स के नाम से आज भी मौजूद है। स्किनर साहब के पास कई गांव की रियासत जो वो जागीर थी, जैसे डाना कला, डाना खुर्द, मैंदा, गडी, अलगपुरा, मिलकपुर, सिकंदरपुर। उसको स्किनर साहब को ने अपने नाम से एक गांव बसाया स्किनरपुरा, जिसको सिकंदरपुर कहते हैं। उसने अपने बेटे के नाम अलेक्जेंडर के नाम से गांव बसा अलेक्जेंडरपुरा, जिसे अलगपुरा कहते हैं। अपनी बेटी एनी के नाम से गांव बसाया एनीपुरा, जिसे हरियाणा में अनीपुरा कहते हैं। स्किनर साहब की वंशज 1947 तक भी उन्हीं के पास ये स्टेट थी। 1975 तक भी मेम साहब यहाँ रहती थी और आज में मेम साहब का बाग है। मेम साहब के बाग में ही 1947 के अंदर वो रेफ्यूजी कैंप लगा था और 1971 में भी 5000 एकड़ जमीन वो मेम साहब की सरप्लस के अंदर आ गई। इस स्किनर साहब की और भी बहुत सी जायदाद थी डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर और डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में भी उसके पास कई गांवों की जागीरदारी थी। दिल्ली की जेम्स चर्च सिकंदर साहब ने बनवाई थी, उसके सामने भी उनकी स्टेट थी। इसके बाद आते हैं इस एक हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि दिल्ली पाछे मर्द बतेरे बस है, देश हरियाणा आपे बोवा आपे खावा किसी ने देनी दाना। वास्तव में ये कहावत आसी हिसार के आसपास के रांगड़ों और बट्टी राजपूतों के लिए है। वो रॉबर्ट ब्राउन ने भी, जिसने आसी की तक सेटलमेंट की थी, उसने भी लिखा है रांगड़ आर द नॉट गुड पेयर टैक्स पेयर्स। वह रांगड़ कोई अच्छे रेवेन्यू देने वाले, उनका माल या जमीन का बकाया पड़ा रहता था। उसके बाद आता है 1857 के अंदर लोग अंग्रेजों के राज से तंग आ चुके थे। उन्होंने यहाँ की हर व्यवस्था को, चाहे वह न्याय व्यवस्था थी, चाहे आर्थिक व्यवस्था थी, चाहे धार्मिक थी, सब खराब कर दिया था। 1857 के अंदर आसी वो विद्रोह का मुख्य केंद्र था और हरियाणा के जितने भी विद्रोही नेता हुए हैं उनमें सबसे बेस्ट नूर मोहम्मद खान, जो कि रानिया का नवाब था, जिसे फांसी दी गई थी, और मोहम्मद अजीज, जो कि भट्टू का असिस्टेंट पेट्रोलिंग ऑफिसर था और वो उसका निवास था मोहल्ला डोगरानी हिसार में था, वहीं से उसकी रानियों को पकड़ा गया था। आसी के अंदर 11 अंग्रेजों को और हिसार में 17 अंग्रेजों को डीसी हिसार का डीसी वेडरबर्न समेत कत्ल कर दिया गया था और ये विद्रोह का मेन केंद्र था। यहाँ के गांव विशेषकर रांगड़ों के गांव थे, आसी के पास के जमालपुर, आजमपुर, पुठी मंगल खान, खरड़ अलीपुर, भाटोल रांगड़ान, रोनायत, मंगाली, ये सब विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। पुठी मंगल खान ने और उसके बेटे कैदे खान ने आसी के तहसीलदार को गोली से उड़ा दिया था। जब विद्रोह को दबा दिया गया तो उन बाप बेटे को दोनों को भी तोप कर बांध कर उड़ा दिया गया। शहीद गांव रोनायत के नंबरदार पीरदास को तोप से उड़ा दिया गया। वहाँ के न्योंदा जाट स्वरूपा और रूपा खाती और स्वामी बिरड़दास को भी वो लाल सड़क के ऊपर गिरडों के नीचे कुचल दिया गया। आसी में एक लाल सड़क भी है, कहते हैं यहाँ पर विद्रोहियों को गिरडी के नीचे रगड़ा गया था, जिससे सड़क लाल हो गई थी, इसका नाम लाल सड़क है। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि 1857 से पहले भी सड़क का नाम लाल सड़क था, क्योंकि जॉर्ज थॉमस ने जब किले की मरम्मत करवाई तो किले तक जाने के लिए सड़क को लाल ईंटों से पक्का करवाया था। यह सड़क बरसी गेट से लेकर गुसाई गेट रांसी दरवाजा तक लाल ईंटों से बनी हुई थी, इसलिए इसे लाल सड़क कहते थे। अंग्रेजों ने बहुत से गांव की, जब 20 सितंबर 1857 को
बहादुर शाह को कैद कर लिया गया। उसके बाद भी झांसी के इलाके के अंदर जो शांति नहीं हुई। 25 सितंबर को मोहम्मद अजीम की सेना ने जो तोशाम को लूट लिया, वहाँ के तहसीलदार नंदलाल को, थानेदार प्यारेलाल को और खजांची खजान सिंह को लूट लिया, ट्रेजरी को लूट लिया गया। मोहम्मद अजीम जो है वो 1,39,000 रुपये ट्रेजरी को, झांसी हिसार की ट्रेजरी को लूट कर बहादुर शाह जफर को भी दे करके आया था। और मोहम्मद अजीम इतना बड़ा क्रांतिकारी था, उसने जमालपुर के स्थान पर 2 बार अंग्रेज़ों से लड़ाई की। आजमपुर में लड़ाई लड़ी, रोहनाक लड़ी, मंगाली लड़ी और आखिर में पुठी मंगल खां लड़ी। आखिर में उसकी हार हो गई और वो नारनौल की तरफ चला गया। 16 नवंबर 1857 की लड़ाई में तुलाराम के साथ मिलकर उसने आखिरी लड़ाई लड़ी। अंग्रेज जो ने वो जीत गए। उसके बाद मोहम्मद आजिम साहब का ये नहीं पता लगा वो कहाँ चले गए। उनकी बेगमों को गिरफ्तार, बेगम और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको जो नहीं मौत के घाट उतार दिया गया था। वो हरियाणा का सबसे बड़ा क्रांतिकारी था और जो एक न्यूक्लियस का केंद्र था, जो दूसरे क्रांतिकारियों को भी इकट्ठा करता था। लेकिन बड़ी विडंबना है, आज हिसार के अंदर हम जब प्रवेश करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान का स्टैचू घोड़े पर लगा हुआ है, जबकि पृथ्वीराज चौहान जी 1192 के अंदर स्वर्ग सिधार गए थे और हिसार की स्थापना 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हरियाणा का सबसे बड़ा क्रांतिकारी मोहम्मद अजीम, जो कि हिसार का था, जिसके बच्चों तक को फांसी दे दी गई थी, नौकरी छूट गई, घर बार सब कुछ छूट गया और पता नहीं जीवन कहाँ काटा, उसकी कोई निशानी नहीं है। जबकि वहाँ लक्ष्मीबाई का भी स्टेचू लगा हुआ है, जो 1857 में झांसी की रानी थी। तो न हिसार के अंदर कोई फिरोज शाह का स्टेचू है और न ही मोहम्मद अजीम का स्टेचू है। लोगों को अपने इतिहास को याद रखना चाहिए। 1857 के अंदर भी बहुत से गांव की जमीन जायदादें जो वो जब्त कर ली गई और जो झांसी के आसपास के गांव के 1 से 33 लोगों को उनके खुद के गांव में ही पेड़ों से लटकाकर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 1857 के बाद आता है 1947। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन अनपढ़ता के कारण लोग आपस में कट मरे। झांसी की आबादी उस वक्त 23,000 थी, जिसमें 12,000 मुस्लिम थे और 11,000 हिंदू थे। और इन 12,000 में से कहते हैं लगभग 5,000 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया था। झांसी का मेन खानदान जो बेग खानदान था, जो बिंदु बेग हुमायूं के समय में आया था, उसी के झांसी के अंदर ही 1857 के गदर के कारण जो है इसी बेग खानदान के मुनीर बेग को और हुकमचंद जैन को, जो कि कानून को था, मुनीर बेग जेलदार था, और उसके भतीजे फकीर चंद को 19 जनवरी 1858 को जो वो फांसी दे दी गई थी। हुकमचंद के को दफनाया गया जबकि वो हिंदू था, और मुनीर बेग के जो शव को जो वो जलाया गया, जो कि धर्म विरुद्ध बातें थी। इसी मुनीर के 1947 के अंदर इसी बेग खानदान का गफार बेग जो वो जेलदार था, उसका पोता मुन्ना बेग था, जो 47 में पाकिस्तान में चला गया और आजकल मुल्तान में रहते हैं। गफार बेग ने एक मुसलमानों की पंचायत भी बुलाई थी, जो उसने कहा था हम हिंदुओं से समझौता कर लेते हैं कि भाई पाकिस्तान तो बन गया, हमें पाकिस्तान जाना है, हम शांति से चले जाएंगे। लेकिन इलाई बख्श नाम का एक गुज्जर था, जो जिसका बाप नया नया मुसलमान बना था, वो बदमाश था। उसने कहा हम ये झांसी को ही पाकिस्तान बना देंगे। इलाई बख्श और उसके भाई मामूद्दीन का जो कत्ल कर दिया गया, उसके सारे परिवार का कत्ल कर दिया दिया। झांसी के अंदर जो पीर खानदान भी रहता था, जो कि 4 कुतुब के पीर थे, उनका खानदान भी आजकल मुल्तान में रहता है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान इंजमाम उल हक इसी खानदान के थे। जय हिंद।